हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म सीके एडुकेशन 2.0 के ऊपर। ठीक है। लास्ट के वीडियो में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इन किस प्रकार से रैंक निकालते ये भी सीखा था। उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं। जैसे हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स देन ऑलवेज रैंक क्या होगी उसकी, वन या वन से बड़ी होगी। अगर जीरो मैट्रिक्स है तभी रैंक क्या होती है उसकी, जीरो होती है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक ऑलवेज उसके ऑर्डर के बराबर कब होगी, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर कब होगी, अगर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाए हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। यानी कहने का मतलब यानी वो किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ए इनवर्स, यानी एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी रैंक ऑलवेज क्या होती है, यानी उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होती है। या फिर सीधा सा, अगर हमारे पास जैसे 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स दे दी और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है टी नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, सीधा सा हमें क्या बोलना है कि उसकी रैंक क्या होगी, एन होगी। या फिर किसी मैट्रिक्स की, इसको उल्टा भी बोल सकता है, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक एन दे रखी है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। इसको मैं हटा देता हूँ। हम्म, दूसरा हमने क्या सीखा था, दूसरा हमने इसके अंदर सीखा था कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन। जो भी रैंक होगी अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें एम और एन में जो भी मिनिमम होगा उससे उसके बराबर या उससे छोटी रहेगी। इस 3 पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, उसमें हमने इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि माइनर निकाल के फिर मैट्रिक्स की रैंक देख रहे थे हम, और उसमें मैंने एक्लन फॉर्म नहीं बताया था। तो इसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे और किस प्रकार से हम एक्लन फॉर्म से या ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी मैट्रिक्स की रैंक किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। एक थ्योरम है, इसको पढ़िए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स डू नॉट अल्टर इट्स रैंक। यानी कभी भी किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो उससे कभी भी मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती। अब कौन कौन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे इसके अंदर, उसको जानना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम यानी एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उस मैट्रिक्स की रैंक हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या याद रखना है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके करने पर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कभी बदलती नहीं है। ठीक है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, इंटरचेंज ऑफ ए पेयर ऑफ रोज और कॉलम डज नॉट अल्टर द रैंक। यानी इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स के अंदर दो रो को या दो कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दे तो उसकी मैट्रिक्स की रैंक कभी नहीं बदलती। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 5 6 7 0 और 0 9 10। अब यहाँ पर हमारे पास तीन रो है, ये है R1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो R2 और थर्ड रो यानी R3। अगर मैं यहाँ पर यानी लिख देता हूँ R2 इंटरचेंज का साइन ये होता है R2 इंटरचेंज R3, अगर मैं R2 रो को R3 में बदल दूँ तो इस मैट्रिक्स की रैंक नहीं बदलेगी। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 यानी 5, इसको लिख दिया मैंने 0 9 10 और 6 यानी 7 और 0, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कभी बदलेगी नहीं। या फिर दो रो को इसी तरीके से, या फिर मैं ऐसे लिख दूं कि C2 इंटरचेंज C3, यानी C1 और C2 कॉलम को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तब भी मैट्रिक्स की रैंक नहीं बदलेगी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 6 0 और इसकी जगह मैंने लिख दिया 5 0 10 और ये हो गया आपका 4 7 और 9, तब भी इस मैट्रिक्स की रैंक और इसकी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है। यानी कि इस यानी ऑपरेशन को ध्यान रखना है। यानी पहला मैंने क्या सिखाया आपको, इंटरचेंज ऑफ पेयर ऑफ रोज और कॉलम डज नॉट अल्टर द रैंक। यानी जैसे सारणी की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी किसकी, सारणी की। जैसे सारणी वैसे पढ़ा नहीं है हमने लेकिन फिर भी याद रखिए, किसी सारणी के दो पंक्ति अथवा स्तंभ में इंटरचेंज करने पर उसके संख्यात्मक मान अपरिवर्तित रहता है।
अतः इसलिए मैट्रिक्स की रैंक में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी दो रो को या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दे तो उसकी रैंक कभी नहीं बदलेगी। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा याद रखना है आपको, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर डज नॉट अल्टर द रैंक। यानी कि जब भी हम किसी पंक्ति के अंदर या किसी कॉलम यानी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर दे तब भी उस मैट्रिक्स की कभी रैंक नहीं बदलती। सपोज हमारे पास यानी कोई एक मैट्रिक्स दे रखी, सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 4 6 7 9 10 0 1 -1। इस मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी R1 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स ऑफ R3, सॉरी R3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 टाइम्स ऑफ R3 के अंदर, तो केवल R3 रो को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तब भी रैंक नहीं बदलेगी। 4 6 2 4 6 7 9 10, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 4 -4। अगर आप इसकी रैंक निकालो ये इसकी रैंक निकालो, दोनों एक ही बात है। तो जब भी किसी भी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर किसी नॉन जीरो नंबर से, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो उससे मल्टीप्लाई करने पर कभी भी मैट्रिक्स की रैंक नहीं बदलती। तो दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और द प्रोडक्ट इन बाय नॉन जीरो number of the corresponding element of any other row does not alter the rank। जब भी दो यानी रो को हम यानी किसी एक रो के को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दूसरी रो के अंदर ऐड कर दें, तो तब भी मैं उसकी रैंक जो है नहीं बदलती है। जैसे यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि सारणी को किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव में से किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणज जोड़ने से सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। अतः इस प्रकार के प्रारंभिक रूपांतर से मैट्रिक्स की रैंक में यानी जाति में कोई परिवर्तन नहीं होती है। यानी कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, सपोज करो जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास, और इस मैट्रिक्स में मैं लिख देता हूँ कि R1 में चेंज कर रहा हूँ मैं, R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, 7 टाइम्स ऑफ R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। अगर मैं ये ऑपरेशन लगा देता हूँ इस तरीके से, यानी किसी भी रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या दूसरी रो से माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करके माइनस करने पर या डिवाइड करने पर उस मैट्रिक्स की रैंक में कोई चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं R1 में इस R1 रो के अंदर चेंज कर रहा हूँ 7 टाइम्स ऑफ R1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, इसका मतलब क्या है, यानी मैंने क्या किया यहाँ पर, यानी R1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, माइनस का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 14 0। क्योंकि R1 के अंदर चेंज करे तो यहाँ पे लिखा हुआ केवल R1 के अंदर चेंज होगा, बाकी वो दोनों सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। 9 10 7 9 10 0 4 माइनस का 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28, 28 माइनस का 18। जैसे मैंने 28 माइनस का 18 करूंगा तो 10 बच जाएगा यहाँ पर, और 7 इंटू 6 यानी ये 6 है और ये 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42, और 42 में से माइनस कर देना है 20। जैसे 42 में से यानी 42 माइनस का हमने 20 कर दिए तो यहाँ पर बचेगा 22। तो इस मैट्रिक्स की जो भी रैंक है और इस मैट्रिक्स की जो भी रैंक है वो सेम रहेगी, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वापस से रिपीट कर लेता हूँ मैं, हमने तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो उस मैट्रिक्स की रैंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या कर सकते हैं हम, दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी किसी रो या किसी कॉलम को किसी एक पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर
किसी दो रो को आपस में ऐड कर सकते हैं, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, या किसी नंबर से डिवाइड करके हम ऐड कर सकते हैं, तब भी रो के अंदर या कॉलम के अंदर तो उस मैट्रिक्स की रैंक कभी भी नहीं बदलती है। अब एक्लन फॉर्म क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। एक्लन फॉर्म क्या है? एक्लन फॉर्म या ट्राइंगल फॉर्म हम इसी में कन्वर्ट करके हम मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। देखिए, जीरो रो का मतलब क्या होता है? यदि किसी मैट्रिक्स की किसी पंक्ति के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो जीरो रो कहलाती। सपोज करो कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने पहली रो के अंदर सारी एंट्री जीरो लिख दी थी, इस आर वन को क्या बोलूंगा मैं? ये आर वन जो है वो क्या है? जीरो रो है। जीरो रो, जीरो रो है। ठीक है, तो जीरो रो का मतलब क्या है ये बता दिया मैंने। यदि किसी यानी मैट्रिक्स की किसी पंक्ति के सभी अवयव, यानी कि ये सारे, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो ये सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है, तो आर वन रो क्या होगी? जीरो रो होगी। और वह पंक्ति शून्य पंक्ति कहलाती है। किंतु यदि किसी पंक्ति के कुछ या सभी अवयव अशून्य हो तो वो नॉन जीरो। अगर मैं सपोज करो ये इस जीरो की जगह अगर मैं वन लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाती है? आर वन नॉन जीरो होगी। कुछ भी अगर अगर सारे जीरो है तभी क्या होगी? जीरो रो होगी। अदरवाइज अगर एक भी नॉन जीरो एंट्री है तो वो नॉन जीरो रो कहलाती है। कोई या सभी यानी शून्य पंक्तियां सभी अशून्य के पश्चात यानी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर मैं समझाता हूँ इसका, इन तीनों पॉइंट्स का क्या मतलब है। देखिए, यानी पहला पॉइंट तो लिखा हुआ है इसने, कोई या सभी शून्य पंक्तियां जो है यानी सभी अशून्य यानी के पश्चात होनी चाहिए। यानी जो भी आपकी नॉन जीरो रो है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? सभी नॉन जीरो रो के बाद ही होनी चाहिए। दूसरा लिखा है, इस प्रथम द्वितीय तृतीय पंक्तियों में प्रथम अशून्य के पश्चात यानी अवयव के पहले शून्य की संख्या बढ़ती हुई होनी चाहिए, और प्रत्येक पंक्ति में प्रथम अशून्य अवयव इकाई होना चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर समझा रखा है, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है हमारे पास, यानी इसके अंदर थ्री फोर रो है और फोर क्या है? आपकी कॉलम है। ठीक है, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब, पहला पॉइंट इसने लिखा प्रत्येक पंक्ति में प्रथम अवयव अशून्य और इकाई होना चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या है? वन है। ठीक है, दूसरा, प्रथम द्वितीय और तृतीय पंक्ति में प्रथम अशून्य के पश्चात यानी फर्स्ट ये नॉन जीरो है और उसके बाद क्या है? जीरो है। फिर जो भी जीरो है उसके बाद की जो रो में जीरो की संख्या बढ़ती हुई होगी। यहाँ पर जीरो की संख्या एक थी, देन इसके अंदर जीरो की संख्या दो होगी, देन उसके बाद जीरो की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। तो ये क्या कहलाती है? आपकी एक्लन फॉर्म कहलाती है। मैं वापस इसको हाइड कर लेता हूँ। यानी एक्लन फॉर्म कैसे कन्वर्ट करनी है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा पूरा डायगोनल है। इस डायगोनल में यानी सबसे पहली जो रो है उसका जो पहला एलिमेंट है वह यूनिट होना चाहिए, जैसे इसने बताया कि प्रत्येक पंक्ति में प्रथम अशून्य अवयव इकाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यानी प्रथम के बाद द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो भी पंक्तियां आएगी उसमें जीरो की संख्या बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो इसमें देखो एक जीरो था, देन इसके अंदर जीरो की संख्या दो होगी, देन अगली रो के अंदर गए तो जीरो की संख्या क्या होगी? बढ़ते हुए क्रम में। और कोई या सभी शून्य पंक्तियां यानी सभी अशून्य के पश्चात होनी चाहिए, और जो भी जीरो वाली जो रो है, सपोज करो अगर यहाँ पे इसके बाद जो भी अ, आपकी रो होती है वो सारी सारी क्या होती है? जीरो एंट्री होती है। या फिर जैसे इसके अंदर लिख रखा है, जब भी जीरो रो है तो वो ऑलवेज क्या है? नॉन जीरो रो के बाद ही लिखनी है। यानी कि इसके अंदर ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो है, तो देन इसके बाद क्या है? ये जीरो रो वाली क्या है? जीरो रो जो है उस जीरो रो वाली एक वाली एंट्री है, या जीरो रो वाली क्या है? पंक्ति है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ और वापस, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वापस समझा देता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम वापस इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। रिपीट कर लेता हूँ मैं, इसको पहले हटा देता हूँ मैं। हम्म, देखिए, 3 पॉइंट थे हमारे पास। 3 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? सबसे पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया, यानी प्रत्येक पंक्ति में प्रथम अशून्य अवयव इकाई होना चाहिए, जैसे ये इकाई है हमारा, यूनिट है। फिर प्रथम द्वितीय तृतीय पंक्तियों में प्रथम अशून्य के पश्चात शून्य अवयव के पहले शून्य की संख्या बढ़ती होनी चाहिए। यानी फर्स्ट रो है ये हमारी आर वन, उसके बाद यानी एक जीरो है,
फिर 2 ज़ीरो है, फिर 3 ज़ीरो है। इस तरीके से ज़ीरो की संख्या बढ़ते हुए क्रम में और कोई या सभी शून्य पंक्तियाँ सभी अशून्य के पश्चात आनी चाहिए। जो भी जितनी भी रो है, नॉन ज़ीरो रो जो है उसके बाद ज़ीरो रो होनी चाहिए। देखिए सिंपल सा कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स दे दे, इस तरीके से इस डायगोनल के नीचे हमें ज़ीरो बनाना है। यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो भी एंट्री है, वो सभी क्या है ज़ीरो बनानी है, तो वही क्या है एकलन फॉर्म है, सिंपल सी बात। ठीक है? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं रैंक। किससे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके हम रैंक निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके, इस क्वेश्चन को आप समझिए, समझिएगा, बहुत ही आपको आसान तरीका लगेगा जो इससे पहले पढ़ा है उससे। बस एक बार समझने की बात है, अगर समझ में आ गया तो उसके बाद आप हमेशा यही मेथड यूज करोगे रैंक निकालने के लिए मैट्रिक्स का। एग्जाम में भी आपको ये मेथड यूज करना है। सपोज हमारे पास यहाँ पर 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या करना है, आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन मिले तो ये जो डायगोनल है, यानी ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण के नीचे जो भी एंट्री आ रही है मैट्रिक्स की, वो सारे एलिमेंट आपको जीरो बनाने हैं। यानी कौन कौन सा जीरो बनाना है? एक तो ये वाला एलिमेंट आपको जीरो बनाना है, एक ये तो ऑलरेडी जीरो दे रखा है, और ये जीरो बनाना है। इनको जीरो बनाया, और जीरो कैसे बनाएंगे हम? ऑपरेशन के थ्रू, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे हम। जो अभी मैंने बताया था कि दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, दो रो को माइनस कर दो, प्लस कर दो, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं, चलो। यहाँ पर इंट्री कितनी थी? टू थी, और ये किताब का जीरो था। ठीक है। हम्म। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो यहाँ पर जीरो बनाने के लिए हम R2 के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रो कौन सी है। अगर इसमें एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप ऑपरेशन रो के अंदर लगा रहे हो तो रो के अंदर ही लगाना है, अगर आप कॉलम के अंदर लगा रहे हो तो कॉलम के अंदर ही लगाना है। यूं नहीं कि एक बार रो के अंदर लगा दिया और इसी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम के अंदर भी लगा दिया, तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, गलत आ सकता है। ठीक है। तो R2 के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि R2 एंट्री ये जो 2 है, इसकी जगह हमें क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो यहाँ पर R2 के अंदर चेंज करना है, और R2 के अंदर हम क्या माइनस कर दे, अगर हम पहली वाली रो को, R1 रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस R2 में से माइनस कर देते, यहाँ पर जीरो बन जाएगा आपका, तो बिल्कुल बन जाएगा हमारा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं ये ऑपरेशन लगा के। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब तरीका क्या है, जब भी हम किसी भी रो के अंदर ऑपरेशन लगाते हैं, तो केवल ऑपरेशन किसके अंदर लगाए? हमने R2 रो के अंदर लगाए। तो R1 और R3 को जैसी एंट्री दे रखी है पहले मैट्रिक्स के अंदर, वैसे लिख दो। तो 1 2 और 3 इसको लिख दिया R1 को, और R3 को भी लिख दिया मैंने 2 2 और 2। अब चेंज केवल किसके अंदर कर रहे हैं हम? R2 के अंदर। तो R2 माइनस टू टाइम्स ऑफ R1, तो ये एंट्री क्या हो गया आपका? जीरो बन गया। फिर अ, इस तीन में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, तीन माइनस का चार, तो कितना हो गया? माइनस का वन बन गया। यानी फोर माइनस का सिक्स, तो फोर माइनस का सिक्स, तो माइनस का टू हो गया। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने। हमें माइनस करना था थ्री माइनस का टू इंटू टू, फोर। हाँ, सही सही लिखा है, माइनस वन। और यानी फोर माइनस का तीन दूनी छः, ठीक है, माइनस टू, सही लिखा है। ओके। देन हम हमें क्या करना है, अब कौन सी एंट्री जीरो बनानी है? हमें ये वाली एंट्री क्या है? जीरो बनानी है। अब इस एंट्री को जीरो बनाने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या आप सोच के देखिए, हम अगर ये जो रो देखिए, हाँ, जब भी हम जीरो बना रहे थे तो उस समय हमें ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हमने पहले जीरो बनाए तो वो ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि वो जीरो जीरो ही रहे, तो उसमें वापस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो फिर से हमें आंसर निकालने में बहुत कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि जो हमने काम किया है वो वापस काम करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए जहां पर पहले हमने जीरो बना दिए तो उसको जीरो ही रहने चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं किसके अंदर? R3 के अंदर। और R3 के अंदर क्या चेंज कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस का, R3 माइनस का, या प्लस कर दो, R3 प्लस का टू टाइम्स ऑफ R2। जैसे ही करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। ए मैट्रिक्स वन टू थ्री, और जीरो माइनस वन माइनस टू, ये दो रो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं करे, केवल R3 के अंदर चेंज करे। तो R3 के अंदर देखना है जीरो माइनस का टू टाइम्स ऑफ जीरो, जीरो, टू माइनस का, सॉरी, प्लस करे तो टू टू, फिर माइनस माइनस, ये माइनस का टू है तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू हो गया। तो टू माइनस टू कितना हो गया? जीरो। यहाँ पर लिख दिया मैंने जीरो। फिर इसको मैंने टू से मल्टी टू में से
2 से मल्टीप्लाई करके फिर यानी ऐड करें हम, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब वापस चेक कर सकते हो आप। देखिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अगर फास्ट कर लिया हो, तो आप यहाँ पर एक एक एंट्री को लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एक एंट्री को लिख दो यहाँ पे, जैसे हमारे पास R3 क्या है, R3 था हमारा 0 2 2, ये R3 था, और इसके अंदर ऐड करना था 2 टाइम्स ऑफ R3। ये R2 है, R2 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये -2 रहेगा, और ये क्या जाए -4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलिमेंट को आपस में ऐड करना था, इन दोनों को ऐड करना था, और इन दोनों को ऐड करना था, तो ये तो हो गया 0, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, और ये कितना हो गया आपका -2, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हमें इस डायगोनल के नीचे बनाना था 0, इस डायगोनल के नीचे ये 0 बन चुका है, ये 0 बन चुका है, ये 0 बन चुका है। क्या आप और 0 बना सकते हो क्या इस मैट्रिक्स के अंदर? वो आपको सोचना है। अगर यहाँ पर मैं किसी तरीके से इस एंट्री को भी 0 बना देता हूँ, ठीक है? तो अगर ये एंट्री भी 0 बन सकती है क्या? अगर R1, R2, R3 के अंदर कुछ प्लस माइनस करने पर, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर फिर से मैं ऑपरेशन लगाऊँ किसके अंदर? R3 के अंदर। R3 चेंज नहीं होगा। इसको 0 बनाने के लिए और 0 नहीं बना सकता। क्योंकि ये एंट्री फिर ये नॉन जीरो बन जाएगी, तो ये तो हमें जीरो ही रहनी चाहिए, ये भी जीरो रहनी चाहिए, और ये भी जीरो ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब और इसके अंदर ऑपरेशंस नहीं लग सकते हैं, और मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तभी नहीं होगा, ये यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी। नहीं, इसके अंदर कुछ भी और नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अब हमें और जीरो नहीं बन सकते, उसके बाद हमें चेक क्या काउंट करना है, नॉन जीरो यानी रो देखनी है। तो नॉन जीरो रो देखो, R1 यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो रो है, R2 भी क्या है, नॉन जीरो है, और R3 भी नॉन जीरो है। इसका मतलब अगर तीन नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। और मैंने एक पॉइंट आपको सिखाया शुरू में अभी, अगर किसी मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और तो सबसे पहले उसका ये देखो डिटरमिनेंट वैल्यू जो है इनकी नॉट इक्वल टू जीरो आ रही, तो वही उसके ऑर्डर के बराबर उसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। ये पॉइंट सिखाया था मैंने, ये थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़े थे हम। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा के जो रैंक निकाली है 3, क्या ये रैंक 3 सही है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। हमारी जो इनिशियल मैट्रिक्स जो थी उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, इसकी हम क्या निकाल देते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू। डिटरमिनेंट वैल्यू जो है टी नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। देखिए, तो इसको फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ओपन करते हैं, तो 1 इंटू, यानी इस फर्स्ट को रो और इस कॉलम को हाइड कर दो, तो रिमेनिंग एंट्री क्या बची, 3 4 2 2। तो 3 इंटू 6 कितना, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, माइनस का 4 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 8। और यहाँ पर क्या चलते हैं, डिटरमिनेंट की जब भी वैल्यू निकलते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस और प्लस, फिर -2। जब भी हम 2 को ले रहे हैं, तो 2 का कॉलम और 2 की रो हाइड कर दो, तो 2 4 0 2 बच गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 4 माइनस का 0, 4। फिर +3, 3 को जब ले रहे हैं हम, 3 वाला कॉलम और 3 वाली रो को हाइड कर लो, तो 2 3 0 2 बच गया। तो 2 इंटू 2 इन कितना हो गया, 4, 4 माइनस का 0। तो 6 - 8 कितना हो गया, -2। और ये हो गया आपका -8, और प्लस का कितना हो गया, 12। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना है आपका, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हुई। यहाँ पर हम किसकी सोल्व करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए सोल्व करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, 10, माइनस के 10 और प्लस के 12, तो प्लस के 2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी, जितना इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो इसलिए इसकी रैंक 3। और हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके भी इसकी रैंक निकाली, तो रैंक इसकी कितनी आ रही, 3 ही आ रही, क्योंकि ये हमारे क्या इक्वलन फॉर्म है। ये डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे सारी एंट्री क्या है, 0, और ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1। तो बिल्कुल इसकी रैंक कितनी है, 3 है। और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, सोल्व करते हैं अपन, ताकि आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे पास क्या है, देखिए हमें क्या निकालनी है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स।
इस मैट्रिक्स ए की हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। सबसे पहला काम क्या है, हम चेक कर लो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ही चेक कर लो। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोल्व करो इसको। तो 2 इंटू यानी 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और माइनस माइनस प्लस 8, अल्टरनेट प्लस मैंने चलते हैं तो यहाँ पर क्या जाए, माइनस का 1 इंटू, मैंने डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे सोल्व करती है मैंने बता चुका हूँ। तो 1 लिया तो 1 की 1 वाली कॉलम और 1 वाली रो को हाइड कर दो। 0 इंटू माइनस 3, तो 0, माइनस का 2 इंटू यानी माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस का 4, और ये हो जाए माइनस का 1 इंटू इस पूरी रो को और इस पूरे कॉलम को हाइड कर दिया, तो 0 इंटू 4, 0, माइनस का 6। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, ये आ जाएगा आपका माइनस का 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस का प्लस का 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दैट मीन्स इसका कंक्लूजन क्या निकला कि रैंक ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए इसकी 3 नहीं हो सकती। ओके, तो रैंक ऑफ ए इसकी 3 नहीं हो सकती, तो हमें कि अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन या यूज करके एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्लन फॉर्म में। तो 2 1 माइनस 1, 0 3 माइनस 2, 2 4 माइनस 3। ओके, अब हमें एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं, ये हमारा डायगोनल है, इस डायगोनल के नीचे हम यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो, इन 3 जगह जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक जीरो ऑलरेडी आपका, तो यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो और बना देते हैं हम। ठीक है, तो बनाने के लिए हम ऑपरेशन यूज करेंगे। क्या क्या ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, देखिए हमें यहाँ पर जीरो बनाना है, तो हमें सीधा सा दिख रहा है, अगर हम R3 के अंदर चेंज कर देते हैं, क्या चेंज करते हैं, R3 में से माइनस कर देते हैं R1 रो को, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, तो ये मैट्रिक्स ए कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगी हमारी, 2 1 माइनस 1। जिस रो के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा उसको सेम टू सेम लिख देना है, वो एंट्री सारी की सेम टू सेम लिख दी। अब यहाँ पर 2 में से 2 गया 0 बन गया, 4 में से 1 गया कितना बन गया आपका 3 बन गया, माइनस 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एंट्री 0 हो चुकी है, यहाँ पर 0 हो चुकी है, अब यहाँ पर 0 बनाना है हमारा। ठीक है, यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें 0 बनाना है तो इस इसमें से इसको माइनस कर दो, बिल्कुल 0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से R3 में चेंज कर रहे हैं, और क्या चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर 0 बदलेगा भी नहीं, तो R3 माइनस का R2 करते हैं। जैसे मैंने R3 माइनस का R2 किया, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए कन्वर्ट हो जाएगी 2 माइनस, सॉरी 2 1 माइनस 1, 0 3 माइनस 2, 0, और यहाँ पर हो जाएगा ये 0 बन गया आपका, और ये भी 0 बन गया। ओके, हम्म, तो हमने क्या किया, इस R3 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया, R3 माइनस का R2, तो देन यहाँ पर सारी एंट्री क्या बन गई, 0 0 0 बन गई। अब हमें और देखना है कि क्या इस रो के अंदर और यहाँ पर और 0 बन सकते हैं क्या। अगर सपोज करो यहाँ पर भी 0 बन जाए और यहाँ पर भी 0 बन जाए, तो उसकी रैंक 2 की जगह क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमें क्या नॉन जीरो एंट्री काउंट करनी होती है, नॉन जीरो एंट्री सॉरी क्या नॉन जीरो रो देखनी होती है। तो ये तो 0 रो होगी, तो यहाँ पर इसकी रैंक 2 होगी, लेकिन हमें ये भी चेक करना है, अगर यहाँ पर 0 बन जाए, यहाँ पर 0 बन जाए। देखो यहाँ पर अगर हम 0 बना दे, यहाँ पर 0 बना दे, लेकिन यहाँ पर जो हमने 0 बनाया वो चेंज हो जाएगा, नॉन जीरो एंट्री हो जाएगी। तो इसलिए और ज्यादा 0 पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज करो आप कोई सोचे कि मैं यहाँ पर 0 बना देता हूँ, इस R1 को यानी कोई ऑपरेशन लगाया कि R2 के अंदर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 0 बनाने के लिए, यहाँ पर 0 बनाने किसी ने दिमाग लगा दिया भाई, किसी बच्चे ने, कि मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ कि R2 माइनस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1। लेकिन जैसे इसने ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री आएगी। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है, ऐसे ऑपरेशन नहीं लगाने कि जिससे पहले किया हुआ काम बिगड़ जाए।
कोई बोले यहाँ पर 0 बना दो, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर तो बन जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर नॉन ज़ीरो आ जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है? तो और 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, और 0 इस मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें केवल क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो हमारी एक्लन फॉर्म बन चुकी है, हमें एक्लन फॉर्म बनानी थी, हमने एक्लन फॉर्म बना दी। इस डायगोनल के नीचे क्या है, 0 0 0 एंट्री बन गई। अब हमें देखना है कि नॉन जीरो रो कितनी, तो यानी रो R1 जो रो है आपकी, यानी ये जो R1 रो है वो नॉन जीरो एंट्री है इसके अंदर, R2 रो के अंदर भी नॉन जीरो एंट्री है, R3 के अंदर नहीं है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दे दे स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि उसका डिटरमिनेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, स्टेप वन, स्टेप वन में डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। ए की वैल्यू अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैंक ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगी, ए के बराबर। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, देन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ट इनटू एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, तभी हम उसकी रैंक निकालेंगे। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें नॉन जीरो रो रो देखनी है। नॉन जीरो रो कितनी, जितनी नॉन जीरो रो होगी उतनी उस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। देखिए, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको ध्यान रखना हमें। द रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रही है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट की रैंक क्या होगी, उनकी प्रोडक्ट की रैंक जो होगी, द रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर जब भी हम हमारे पास मैट्रिक्स दे रही ए मैट्रिक्स दे रही दूसरी मैट्रिक्स से बी, और ए और बी का गुणा किया हमने, ए डॉट बी बना। अब रैंक ऑफ ए बी जो होगी, रैंक ऑफ इनकी प्रोडक्ट की जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसकी जो रैंक होगी हमेशा, यानी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। या तो रैंक ऑफ ए के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, या रैंक ऑफ बी जो है उस बी के बराबर या उससे छोटी होगी, उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। यानी इसका, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट करने के बाद जो भी मैट्रिक्स है उसकी अगर हमें रैंक पूछे, तो उसकी रैंक का मान हमेशा रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ बी उसके बराबर या उससे छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, या फिर रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी। ठीक है? जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रखी, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है, यानी n क्रॉस वन है। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है, b 1 क्रॉस n है। देन रैंक ऑफ ए बी की रैंक क्या होगी, वी नो दैट वी नो दैट रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा n। m और n में जो भी मिनिमम होता है वो उसकी क्या होती है, मैट्रिक्स की रैंक होती है। और हमें दे रखा है कि हियर a एंड b आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स से, और तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ n कोमा 1, और रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा 1 कोमा n। तो वन और n और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। तो इसका मतलब इसकी रैंक, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि रैंक ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, 1। कैसे हुआ देखो, एक तो हमने स्टेटमेंट पढ़ रखा है, जब भी किसी मैट्रिक्स की रैंक जो होती है, अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें उसका जो ऑर्डर होता है एम और एन में जो भी मिनिमम होगा उसके बराबर होगी। और दूसरा, हमें पता है कि जो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स जो होती है उसकी रैंक ऑलवेज क्या होती है, या तो 1 होती है या 1 से बड़ी होती है।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, देन रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इन दोनों स्टेटमेंट से, इससे और इससे कंक्लूजन क्या निकला कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, वन होगा। यहाँ पे तो एन एम और एन में मिनिमम कौन है, वन है, वन यहाँ पर मिनिमम है एन और वन के अंदर, और यहाँ पर भी वन और एन के अंदर मिनिमम कौन है, वन है। और दूसरा यहाँ पर ये लगा है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक हमेशा वन होती है या वन से बड़ी होती है। इन दोनों केस से हमने कंक्लूजन निकाला कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी क्या होगी, वन होगी। अब हमें इसकी प्रोडक्ट की मैट्रिक्स है, इसके प्रोडक्ट की मैट्रिक्स क्या है, रैंक ऑफ ए बी देखना है। रैंक ऑफ ए बी जो है वो क्या होगा, हमें पता है कि रैंक ऑफ ए बी जो है लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी। अब ए की रैंक कितनी, वन है, और बी की भी रैंक कितनी है, वन है। तो इन दोनों की कंक्लूजन से ये निकला कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू वन। ए और बी की जो रैंक होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू वन होगा। लेकिन हमें इस बात को और ध्यान में रखना है, अगर हमारे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रखी ए एन क्रॉस वन की और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी बी वन क्रॉस एन, जब भी हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई कब होता है, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करता है, देखो ए का ऑर्डर दे रखा है हमारे पास एन क्रॉस वन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, वन क्रॉस एन। इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की संख्या और सेकेंड वाले मैट्रिक्स के अंदर रो की संख्या क्या हो, समान हो, तब जाके क्या होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या रहेगा, जो इसमें जो बच गया एन और इसके अंदर जो बच गया वो एन, एन क्रॉस एन। तो यानी कि ए इंटू बी जो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर तो है एन क्रॉस एन, लेकिन उसकी जो रैंक होगी वह क्या होगी, लेस देन इक्वल टू वन होगी। वन क्यों होगी, इसका कारण क्या है कि जब भी हम इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, तो उसके अंदर एक नॉन जीरो एंट्री आना ऑलवेज आएगी। उसके अंदर क्या है, हमेशा नॉन जीरो एंट्री आएगी। तो नॉन जीरो एंट्री आएगी तो उसकी एग्जैक्टली रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, उसका वन होगा। यहाँ से स्टेटमेंट्स क्या रहा है, वन या वन से छोटा होगा। और ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो भी मैट्रिक्स बनेगी, मैं क्या कह रहा हूँ, नॉन जीरो मैट्रिक्स बनेगी। कैसी मैट्रिक्स बनेगी, नॉन जीरो मैट्रिक्स बनेगी। और नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक ऑलवेज क्या होती है, नॉन जीरो मैट्रिक्स बनेगी और रैंक ऑफ, इसको हटा देता हूँ। और नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, ऑलवेज यानी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, वन होती है। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि ए और डॉट बी जो भी मैट्रिक्स बन रही है वो नॉन जीरो बन रही है, और नॉन जीरो बन रही है तो उसकी रैंक क्या होगी, या वन से बड़ी होनी चाहिए। और इधर हम बोल रहे हैं कि रैंक ऑफ ए बी जो है ए की रैंक से, ए की रैंक से और बी की रैंक से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती या उसके बराबर हो सकती। तो इसीलिए रैंक ऑफ ए बी एग्जैक्टली क्या रहेगी, आपकी वन रहेगी। वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं वापस से इस क्वेश्चन को, ताकि कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो समझ में आ जाए। ए का ऑर्डर देखा था, ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है एन क्रॉस वन, बी का ऑर्डर क्या है, वन क्रॉस एन, और रैंक ऑफ ए भी पूछा है। तो हमने ये वाला स्टेटमेंट यूज किया हमने कि हमेशा द रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर। यानी या तो उसकी ए बी की रैंक होगी वो रैंक ऑफ ए के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, या रैंक ऑफ यानी बी के बराबर या उससे छोटी होगी। तो वहां से इन दोनों से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो भी ए इंटू बी की रैंक होगी वह लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी, आपकी वन रहेगी। अब या तो वन होगी या जीरो होगी, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो रैंक क्या होगी, वन होगी या जीरो होगी। तो हमने कहा कि इसकी एग्जैक्टली रैंक वन होगी। वन क्यों होगी, इसका कारण मैंने क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, ए डॉट बी कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए डॉट बी की जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो एन क्रॉस एन की बनेगी। और एन क्रॉस एन की इसलिए एन क्रॉस एन इसका ऑर्डर होगा। अगर ए इंटू बी अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो की रैंक ऑलवेज क्या होती है, वन या वन से बड़ी। इधर तो बोल रहे हैं हम वन या वन से छोटी, और इधर बोल रहे हैं वन या वन से बड़ी। इन दोनों से कंक्लूजन क्या आएगा कि रैंक ऑफ ए बी क्या होगी, एग्जैक्टली वन। क्योंकि दो मैट्रिक्स का, नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज क्या होता है, नॉन जीरो होता है। क्योंकि ऑर्डर इस तरीके से दे रखा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है एन क्रॉस वन और वन क्रॉस एन दे रखा है, इसलिए नॉन जीरो एंट्री एक एक नॉन जीरो एंट्री जरूर आएगी। अगर एक किसी मैट्रिक्स के अंदर एक रो के अंदर नॉन जीरो एंट्री आएगी
बाकी रो जीरो भी है तो उसकी रैंक तो वन होगी होगी, तो इसलिए यहाँ पर हमने कंक्लूजन निकाला रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगी, वन होगी। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका वन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन था ये। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी वन 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 एंट्री दर की ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए बी सी बिलोंग्स टू क्या देखा रियल नंबर। तो देन हमें इन क्या करना है, यानी रैंक फाइंड करना है, या फिर इसकी कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ए बराबर क्या है बी है, या ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी है, तब इसकी रैंक क्या होगी। अलग अलग कंडीशन के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको एक्लन फॉर्म से कन्वर्ट करना है। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, इस डायगोनल के नीचे हमें जीरो बनाना है। यहाँ पर जीरो बनाना है, यहाँ पर जीरो बनाना है, और यहाँ पर जीरो बनाना है। आप खुद से भी पेन पेपर पेन और कॉपी लेके बैठिए और खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिए, जैसा मैंने अब तक जो क्वेश्चन सोल्व करना सीखा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, इस डायगोनल के नीचे ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जीरो बनाना है। ठीक है, अब इसको जीरो कैसे बनाएंगे हम, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम। अब इस R3 के अंदर चेंज कर देते हैं। R3 जो रो है उसके अंदर क्या चेंज करें हम, कि सब, हाँ सबसे पहले इस R2 की जगह जीरो बनाते हैं। R2 में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको जीरो बनाते हैं। तो R2 के अंदर चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस का a इंटू आर वन। मैंने बोला था आपको कि जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स की रैंक नहीं बदलती है, तो हम यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी वन वन वन, यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बी माइनस का ए, और यहाँ पर बन जाएगा सी माइनस का ए, और देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर जीरो बनाने के लिए हम, यहाँ पर जीरो बनाने के लिए हम R3 के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और क्या चेंज करना पड़ेगा, R3 माइनस का ए स्क्वायर इंटू R1। जैसे हम करेंगे तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, वन 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 और जीरो बी माइनस ए, और ये क्या आपका सी माइनस ए, ये हो जाएगा जीरो बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो मैट्रिक्स इस तरीके से कन्वर्ट होगी। यहाँ पर जीरो बन चुका है, यहाँ पर जीरो बन चुका है, इस डायगोनल के नीचे यहाँ पर और जीरो बनाना है हमें। तो यहाँ पर जीरो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और देखिए क्या ऑपरेशन लगाए। तो सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करके लिखते हैं, वन वन और वन। ये जीरो है, ये बी माइनस ए है, बी माइनस ए, और ये आपका सी माइनस का ए। यहाँ पर लिख सकते हैं जीरो, यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये सर्व समीकरण होती है, याद रखिए आप। तो ये पूरी मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बी माइनस ए, अगर मैं इस सेकेंड रो को बी प्लस ए से गुणा करके इसमें से अगर माइनस कर दूं तो ये इंट्री जीरो हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, R3 के अंदर चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो चेंज नहीं होना चाहिए, तो R2 रो का इस्तेमाल करेंगे, R2 और R3 का। तो R3 माइनस का बी प्लस ए इंटू R2 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी आपकी वन 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 जीरो बी माइनस का ए सी माइनस ए, ये बन गया जीरो। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका जीरो बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा आपका सी माइनस ए, इसको साइड में सोल्व करके लिख देता हूँ, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए तो पहले से है, और इसमें से माइनस कर दिया हमने सी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। हाँ क्या माइनस कर, हाँ बी माइनस, सॉरी बी माइनस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए लिखना है, हाँ बी प्लस ए।
देखो तो सी माइनस ए इन दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन ले लिया सी माइनस ए को, जैसे मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सी प्लस ए यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बी और प्लस का ए। ठीक है, ये बच गया। कोई कैंसिल हो रहा है क्या, सॉरी मैंने कुछ गलती करी, हाँ सी माइनस ए कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया सी प्लस ए, हाँ बिल्कुल गलती करी मैंने। हम्म, हाँ ठीक है, इसको यहाँ पर माइनस का साइन था, ये माइनस आ जाएगा आपका, और माइनस का बी और माइनस का ए बच गया, तो माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये बच गया, लास्ट बचेगा सी माइनस ए और सी माइनस का बी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी माइनस ए और सी माइनस का बी, तो ये मैट्रिक्स फाइनली बची यहाँ पर। ये मैट्रिक्स बच गई। अब इस डायगोनल के नीचे, ये जो हमारा डायगोनल था, हमें क्या करना था, इस डायगोनल के नीचे जीरो बनाना था, यहाँ पर क्या बन गया आपका, जीरो बन चुका है, यहाँ पर भी जीरो बन चुका है, और यहाँ पर भी जीरो बन चुका है। अब अगर कोई बोले कि सी और ए और सी अगर बराबर होते हैं, या सी और बी बराबर हो जाए, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इफ कंडीशन बना सकते हैं, इफ अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, डायरेक्ट हम लिखेंगे रैंक थ्री इसकी, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, देन रैंक ऑफ ए, अगर ए का मान सी के बराबर नहीं है, और सी और तीनों के एलिमेंट के आपस में डिफरेंट है, तो रैंक ऑफ ए क्या रहेगी इसकी, तीन रहेगी। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इफ कोई भी दो, यानी ए बराबर बी है, यहाँ पर लिख देता हूँ ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो यहाँ पर ए की जगह में क्या लिख देता हूँ, बी, या फिर इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग, या फिर मैं लिख दूं कि ए बराबर सी, देन रैंक ऑफ ए क्या बन जाएगा, जैसे मैं ए बराबर सी करता हूँ, तो यहाँ पर ए की जगह में क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा, तो सी मैंने सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये पूरी रो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो बन जाएगी आपकी। और यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ मैं, ए बराबर ए की जगह सी लिख दो, सी मैंने सी जीरो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं बनेगा, तो इसकी रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, फर्स्ट नॉन जीरो रो है, और सेकंड भी नॉन जीरो रो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा, केवल ये वाली पूरी रो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पर एंट्री जीरो हो जाएगी, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगी, बट ये एंट्री जीरो नहीं होगी, तो फर्स्ट रो के अंदर नॉन जीरो एंट्री है, सेकंड रो भी के अंदर भी नॉन जीरो एंट्री है, तो इसलिए रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। इफ ए बराबर बी बराबर सी, देन क्या हो जाएगा आपका, रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा वन। जब मैं यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी थी, ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो दो रो आपकी इसके अंदर, यहाँ पर नीचे लिख के बताता हूँ कि वन 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 जीरो 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 और ये जीरो जीरो जीरो, इस प्रकार से बन जाती। तो इस प्रकार से अगर ये मैट्रिक्स बनी है, तो नॉन जीरो रो केवल, यानी फर्स्ट रो के अंदर है, सेकंड रो के अंदर नॉन जीरो एंट्री नहीं है, इसके अंदर भी नॉन जीरो एंट्री नहीं है, तो रैंक ऑफ ए क्या बन जाता आपका, वन बन जाता। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। तो क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं हमने, हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी इस प्रकार से मैट्रिक्स दे रखी थी, वन 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 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हमने वही सबसे पहला जो भी तरीका हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का को में सोल्व करने का, एक्लन फॉर्म से, तो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कि पहली एंट्री आइडेंटिटी यहाँ पर क्या वन होना चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, और यहाँ पर जीरो हमें बनाना है एक्लन फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें, यानी कि वन 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 और जीरो, बी सी जीरो जीरो और सी स्क्वायर, यानी इस डायगोनल के नीचे हमें क्या बना था, यहाँ पर और यहाँ पर जीरो बनाना था, तो हमने यानी बनाया है। ठीक है, इसको केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो डायगोनल के नीचे हमें जीरो बनाना था, तो हमने जीरो बनाए। तो सबसे पहला हमने ऑपरेशन लगाया इसको, इस एंट्री को जीरो करने के लिए, तो आर टू माइनस का ए टाइम्स ऑफ आर वन से मल्टीप्लाई करके आर टू के अंदर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर जीरो बन गया। फिर हमने क्या लगाया ऑपरेशन आर थ्री के अंदर, ये एंट्री जीरो बनाने के लिए हमने आर थ्री माइनस का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आर वन से माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर भी जीरो बन गया, यहाँ पर भी जीरो बन गया। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक ये यूज हो रही थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ रखा है कि ए माइनस का बी इंटू क्या होता है, ए प्लस बी, बचपन में पढ़ रखा है, तो वो यूज किया हमने, तो इसको एक्सपांड किया थोड़ा सा,
तो ये आया, तो उससे हमें ये आइडिया लगा कि यहाँ पर 0 बनाने के लिए अगर मैं इस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ b प्लस ए से, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये, और फिर इसमें से माइनस कर देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर किया और ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। फिर अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता कि अगर ए और बी और सी तीनों की नॉट इक्वल टू 0 है, देन अगर ये तीनों नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर भी नॉन जीरो एंट्री है, इसके अंदर भी नॉन जीरो एंट्री है और इसके अंदर भी क्या हो जाती है आपकी नॉन जीरो एंट्री, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाती है 3। अगर हमें बोलते कि नहीं ए और सी दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर ए और सी आपस में बराबर है, जैसे मैं ए की वैल्यू सी रखता, सी माइनस सी 0 हो जाता, तो ये पूरी रो बन गई 0, तो 2 रो नॉन जीरो रहेगी और ये पूरी 0 बन गई, तो रैंक ऑफ ए कितनी होगी 2 होगी। अगर हमें कहता है क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन है ए बराबर बी बराबर सी है, तो देन क्या हो जाती, इस ये तीनों सब क्या हो जाती है 0 हो जाती, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाता 1 हो जाता। तो बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन था रैंक का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 है, देन रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होगा। यानी रैंक ऑफ ए की रैंक दे रखी है 3 और रैंक ऑफ ए की ट्रांसपोज, का मतलब होता है कि जितनी भी रो दे रखी है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। जब भी किसी भी जितनी भी मैट्रिक्स की हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ रखा है, जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में बदल दो, इंटरचेंज कर दो, तो उस मैट्रिक्स की रैंक नहीं बदलती। तो ऑलवेज याद रखना है आपको कि रैंक ऑफ ए अगर 3 है तो उसकी ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की रैंक भी क्या होती है उस मैट्रिक्स के बराबर ही होती है, तो रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज भी क्या रहेगी 3, तो 3 आंसर है आपका। ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स दे रखी ए, फाइंड द रैंक, यानी हमें इसकी रैंक फाइंड करनी है, ये कितना इसका ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर है, तो 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर है, तो हम क्या देखते हैं इस डायगोनल के नीचे देखते हैं, सॉरी हाँ 4 क्रॉस 4 का नहीं, गलत लिख दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ, 4 क्रॉस 4 का नहीं है हमारे पास मैट्रिक्स जो है, 3 रो है और 4 कॉलम है, तो इसकी रैंक कितनी हो सकती है, इसकी रैंक या तो 3 हो सकती है या 3 से छोटी हो सकती है, तो 4 तो ऑप्शन में कट गया, ये ऑप्शन कट गया आपका। अब 3 होगी, अब हमें क्या देखना है कि नॉन जीरो एंट्री देखनी है, कि देखो यहाँ पर जो अगर हम इसके अंदर जो भी ऑपरेशन लगा दे, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा दे, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 0 है, और ज्यादा 0 बना सकते क्या इस मैट्रिक्स के अंदर, और ज्यादा 0 रो ऑपरेशन क्या यूज करके या कॉलम ऑपरेशन का यूज करके और इसके अंदर 0 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके अंदर नॉन जीरो, तो अगर हमें इस तरीके से की कोई मैट्रिक्स दे रखी है और 0 बनाना संभव नहीं है, तो हमें केवल क्या काउंट करना है इसके अंदर नॉन जीरो रो कितनी, तो R1 जो है, R1 नॉन जीरो है, R2 भी नॉन जीरो है और R3 भी नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, द रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की रो रैंक क्या होगी, तो नॉन जीरो एंट्री काउंट कर लो इसके अंदर, और जीरो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, तो नॉन जीरो एंट्री कितनी फर्स्ट रो के अंदर है, सेकंड रो के अंदर, तो रो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, तो याद रखिएगा रो रैंक बराबर होता है कॉलम रैंक बराबर रैंक ऑफ ए, यानी रो रैंक और कॉलम रैंक क्या होती है ऑलवेज हमेशा क्या होती है इक्वली होती है। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर पूछता है कि रो रैंक फाइंड कीजिए इसकी, तो रो रैंक वही होती है जो रैंक मैट्रिक्स की रैंक होती है या कॉलम की रैंक होती है, तो ठीक है, ये सेम ही होता है। यानी एक क्वेश्चन दे रखा है ए, एक मैट्रिक्स दे रखी, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी बी, फाइंड द रैंक ऑफ ए बी, ए और बी की ए बी की रैंक फाइंड करनी, ए बी की रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रैंक ऑफ ए कितना है, ए कितना है, फिर हमें पता होना चाहिए रैंक ऑफ बी कितना है, बी कितना है, ये क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करना है। रैंक ऑफ ए पता होना चाहिए हमें, रैंक ऑफ बी पता होना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स की, ये तो पूरा जीरो दे रखा है, ठीक है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो इसकी रैंक 3 तो हो नहीं सकती, 2 होगी, और 2 होगी तो 2 होगी या 1 होगी, तो वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, आपको सोल्व करना है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम पीवाई क्यूज सोल्व करेंगे। अगर इस मैंने जो भी पढ़ा है उसमें से अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है कोई चीज़, तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको यानी पूरा और एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था मैंने। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।
धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो भी लेटेस्ट यानी अपडेट है वो आपको क्लास के बारे में और नोट्स जो है जो या फिर क्लास की जो पीपीटी है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दूँगा मैं। तो थैंक यू।